हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SV टेक्नोबाइट फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है गोस थ्योरम। स्टूडेंट्स, लगभग हर बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में गोस थ्योरम या फिर उसके एप्लीकेशन या उन पे बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आते ही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, गोस थ्योरम करने से पहले हम एक टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम गोस थ्योरम करेंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? उस सरफेस को जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मली क्रॉस करती है, मतलब कि मान लिया जाए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। तो इस सरफेस को इलेक्ट्रिक लाइंस, जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मली क्रॉस करती हैं, नॉर्मल के अलोंग क्रॉस करती हैं, ऐसे नॉर्मल के अलोंग, तो वो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा कि इस सरफेस को इतनी इलेक्ट्रिक लाइंस अलोंग द नॉर्मल क्रॉस करती है। तो स्टूडेंट्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस, जैसे कि इस सरफेस को क्रॉस कर रही है इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस पे जो नॉर्मल होता है उस डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी सरफेस को उसके नॉर्मल के अलोंग जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करती हैं उसको उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और स्टूडेंट्स, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई, इसका ये सिंबल है फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कितना होता है मैथमेटिकली, हम उसकी बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये हमने कोई सरफेस मान लिया एस, सरफेस है जिसका सरफेस एरिया कितना है एस, और इसको इलेक्ट्रिक लाइंस यू क्रॉस करती हैं। ये मैंने दिखाया इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन ई। ठीक है, अब इस पूरे सरफेस पे हमने एक छोटा सा सरफेस डीएस सरफेस एज्यूम कर लिया। ये छोटा सा सरफेस है जो मैंने शेडेड कर रखा है। ठीक है, तो इस सरफेस को जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस यूं क्रॉस करके जा रही है। ठीक है, अब इस सरफेस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, नॉर्मल, तो वो नॉर्मल 90 डिग्री वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये मैंने क्या दिखाया, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के लोग यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, उसका कितना कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमने किसे कहा है, उन इलेक्ट्रिक लाइंस को, टोटल नंबर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक लाइंस विच आर क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली, जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करती हैं उनको बोलते हैं ना। तो हमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस को देखना है कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, अगर ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये थीटा है, तो इधर होगा E cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इधर जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा, E cos थीटा नॉर्मल के अलोंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा फिर कितना होगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं कहूं कि अगर यूनिट एरिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है नॉर्मल के अलोंग, E cos थीटा, E cos थीटा यूनिट एरिया के लिए, यानी कि 1 एरिया के लिए, 2 के लिए इसे 2 टाइम होगा, 3 के लिए इसका 3 टाइम होगा, और ds सरफेस एरिया है तो ds के लिए एक ds टाइम होगा। तो मतलब मैं फिर बता रहा हूं, ये जो है इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मल के अलोंग क्रॉस करती हैं, तो यूनिट एरिया के लिए इतनी क्रॉस कर रही है, 1 अगर है तो 2 के लिए इसका 2 टाइम, 3 के लिए 3 टाइम, और ds सरफेस है तो उसके लिए
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेगी, इतना। तो स्टूडेंट्स E cos थीटा इंटू ds, इतनी इलेक्ट्रिक लाइंस इस डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी। मतलब ds एरिया को ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करती है, तो टोटल कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेगी, E cos थीटा इंटू ds। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा। और आपने पढ़ा है 11th क्लास में ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट ds, E डॉट ds। E डॉट ds से हमारा मतलब है ये जो हमने छोटा सा सरफेस इस पे लिया है, इस छोटे से सरफेस को जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रही है नॉर्मली इस सरफेस को, ठीक है स्टूडेंट्स, इस सरफेस को इतनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करती है। देखो हमने पढ़ा है ना कि ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, इसका मतलब ई डी एस कोस थीटा होगा, तो हम क्या लिखेंगे फिर, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। ठीक है, तो हमने ई डॉट डी एस लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितने सरफेस का है, इस सरफेस का, यानी इस सरफेस को नॉर्मली जो लाइंस क्रॉस करेगी वो कितना करेगी, इतना करेगी। ठीक है, तो ये इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब पूरे सरफेस के लिए अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि पूरे सरफेस में तो ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सरफेसेस होंगे, तो फिर अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे सरफेस के लिए वो कितना होगा स्टूडेंट्स, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे E डॉट ds। ठीक है, पूरे सरफेस के लिए। और अगर वो सरफेस क्लोज्ड बॉडी हो, जैसे कि स्फीयर हो, मान लिया स्टूडेंट्स ये एक स्फीयर है और इसके सेंटर पे आपने चार्ज रखा है, चार्ज रखा है। अब आपको पता है, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव भी लगा लो, चलो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के बाहर जाएंगी, तो इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक लाइंस जाएंगी, इस डायरेक्शन में भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी, हर तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के और बाहर आएंगी। और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के बाहर आ रही है तो देखो यहां से भी सरफेस को क्रॉस किया इलेक्ट्रिक लाइंस ने, यहां से भी क्रॉस किया होगा, है ना भाई। अगर स्फीयर है उसके अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल निकल के सरफेस को क्रॉस करके ही तो बाहर आएंगी। तो इसका मतलब अब अगर मैं इस पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं, इस पूरे स्फीयर को कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेंगी, तो उसके लिए हमें E डॉट ds, तो ठीक है कि यहां भी हम एक छोटा सा सरफेस मान लेंगे, जैसे कि ये ds है, एक छोटा सा सरफेस है, ठीक है स्टूडेंट्स, और टोटल के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये क्लोज्ड बॉडी है इसके लिए फिर हम यहाँ पे एक ऐसा सिंबल और दिखा देंगे, सर्कल जैसा, क्लोज्ड बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर आप यूनिट की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता था, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो हमारा वो टॉपिक है गोस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से केयरफुली वॉच करना आप इस वीडियो को देखो। गोस थ्योरम, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, जैसे कि एक स्फीयर कंसीडर किया था, तो अगर ऐसी ही कोई क्लोज्ड बॉडी हो, ठीक है, जैसा कि ये कोई स्फीयर है या स्फेरिकल शेप की बॉडी है कोई, ठीक है,
और मान लिया इसके अंदर आपने कोई चार्ज रखा है, तो फिर आपको पता है भाई इसको इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करके जाएंगी, बाहर जाएंगी, हर तरफ जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करके। और क्योंकि ये जो सरफेस है इसको इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर करके हर तरफ बाहर जाएंगी, तो फिर इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मतलब क्या होता है हमारा, कि किसी भी सरफेस को जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करती हैं परपेंडिकुलरली नॉर्मली, तो क्योंकि चार्ज अंदर है, तो चार्ज से जब इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के बाहर आएंगी तो इसके सरफेस को हर तरफ से क्रॉस कर करके बाहर निकलेगी, तो ये जो सरफेस होगा इसका, उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो गॉस थ्योरम बताती है कि फिर इस क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी अभी हमने निकाला ये E डॉट ds, जिसको क्या क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और क्योंकि क्लोज सरफेस का दिखाना है तो ऐसे साइन लेंगे। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो क्लोज्ड बॉडी है जिसके अंदर चार्ज है Q, इसके अंदर एनक्लोज्ड है चार्ज, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यानी कि इस सरफेस को टोटल कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करके बाहर जाएंगी, वो कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स, मतलब गुना द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। फिर से सुनो कि भाई ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस और इसके अंदर क्या है, एक चार्ज Q। तो इलेक्ट्रिक लाइंस इसके सरफेस को क्रॉस करके बाहर जाएंगी, तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मतलब ये होता है कि कितनी लाइंस क्रॉस कर रही है। गॉस थ्योरम बताती है कि इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना मिलेगा, जो इसके अंदर चार्ज है, एनक्लोज्ड है, इसके अंदर बंद है, उसका हमेशा 1/ε0 टाइम्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस क्लोज्ड सरफेस का हमेशा कितना मिलेगा, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट, यानी कि Q/ε0 के बराबर होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन देखिए, ये मैथमेटिकली हमने एक्सप्रेस किया है। डेफिनेशन क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface, through a closed surface is equal to, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है is equal to 1/ε0 times 1/ε0 times the total charge, 1/ε0 times the total charge enclosed in it, जो इसके अंदर चार्ज है क्यों, इन वैक्यूम। ये स्टूडेंट्स हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, कि किसी भी क्लोज सरफेस को कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करके बाहर जाएंगी, कितनी होगी, इज इक्वल टू, वो हमेशा बराबर मिलेंगी, इसके बराबर मिलेगी 1/ε0 टाइम्स, ठीक है, द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट, जो इसके अंदर है इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में। तो ये है स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट, और ये है मैथमेटिकली ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसको कि हम E डॉट ds से भी डिनोट कर देते हैं, फाई इसका सिंबल है, और ये E डॉट ds के बराबर है। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्रॉस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा, 1/ε0 टाइम्स, मतलब गुना इसके, जो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है उसके हमेशा 1/ε0 टाइम्स। ठीक है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट, जो इसके अंदर है चार्ज, उसका 1/ε0 टाइम्स इन वैक्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
अब हम इसका करते हैं स्टूडेंट्स प्रूफ। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि गॉस थ्योरम बताती कि फाई जो है वो कितना होगा, फाई कह लो जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, वो कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैथमेटिकली गॉस थ्योरम है। तो प्रूफ, देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने एक स्फीयर ही ले लिया है तब इसी का एक डायग्राम रखेंगे हम। देखो स्टूडेंट्स, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करके मान लिया आउटसाइड जाती है, आपको बताया चार्ज से इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के बाहर की साइड जाती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जाएगी, इसको हम बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मतलब रेडियस के साथ साथ ये बाहर जा रही है इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है। और यहां हमने कोई एक छोटा सा सरफेस लिया है, पहले हम ये देख लें कि इस छोटे से सरफेस को कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेंगी, ठीक है। देखो वैसे तो भाई सरफेस पूरा का पूरा है, लेकिन पहले हम उस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा सरफेस मानते हैं। जैसे कि आपने फुटबॉल देखी है, सरफेस तो पूरा ही है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक जो पैच होता है ना, ऐसे आपको पता है उसकी सिलाई कर रखी होती है, पैचेस की टुकड़ों की सिलाई कर रखी होती है, उसमें से एक टुकड़ा मान लो वो छोटा सा सरफेस हो गया, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि उसको कितनी लाइंस क्रॉस करेंगी, उस सरफेस को। एक छोटा सा जो पार्ट माना है ना आपने फुटबॉल का, अलग अलग पार्ट्स बन के उसकी सिलाई होती है, तो एक छोटा सा पार्ट मान लो आप, और फिर बिल्कुल सेंटर पे अगर चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के आएंगी बाहर की साइड। तो उस छोटे से पार्ट को ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस रेडियली, रेडियस के लोग क्रॉस करके बाहर निकलेंगी। ये हमारा सरफेस है ds, ठीक है। अब इस सरफेस पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, तो वो भी इधर ही होगा, ठीक है। तो नॉर्मल है इस सरफेस पे। तो वही देखिए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि ये मेरा हाथ है, इसका फुटबॉल कंसीडर करो। तो जो हमारे पास चार्ज है वो बिल्कुल यहाँ सेंटर पे रखा होगा, सेंटर पे यहाँ पे। तो उस सेंटर से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के ऐसे बाहर आ रही है, सेंटर से यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल के बाहर आ रही है, ठीक है, ऐसे। और अगर मैं ये छोटा सा सरफेस मान लू, यहाँ पे छोटा सा सरफेस मानो ds, इतना सा हिस्सा, तो उस पे 90 डिग्री अगर मैं ड्रॉ करूं तो 90 डिग्री भी ऐसे ही है इसके लो, तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी यूं और 90 डिग्री भी यूं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस और इसके बीच में क्या एंगल बनेगा, क्या एंगल बनेगा, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनेगा। देखो स्टूडेंट्स, यहां देखो, सबसे पहले हमें क्या लेना है कि इस सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। गॉस थ्योरम ये बता देगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट, हम भी करके देखें। तो देखिए, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, हमने पढ़ा वो कितना होता है, E डॉट ds, इतना होता है। ये हम लेके चलेंगे और हमें इसके बराबर प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए, ये हुआ स्टूडेंट्स E ds cos थीटा। जहां पे थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन। आपको ध्यान होगा मैंने उसमें ड्रॉ करके दिखाया था कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस यूं जा रही है और नॉर्मल यूं है, इनके बीच में जो एंगल है उसको हमने थीटा कहा, है ना। तो थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन और नॉर्मल के बीच एंगल, ठीक है। लेकिन यहां तो इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर पैरेलल टू नॉर्मल सेम ही डायरेक्शन में है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो मतलब इनके बीच एंगल क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट्स, E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 की क्या वैल्यू होती है, 1। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना आ गया, E ds, ठीक है, ओके। अब E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो स्टूडेंट्स, ये Q चार्ज है, मान लिया ये जो स्फीयर हमने कंसीडर कर रखा है
वो r रेडियस का है। तो बताओ भाई ये जो सरफेस है इस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हुआ? ये जो सरफेस है इस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे हुआ? r डिस्टेंस पे हुआ। तो फिर मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है, कोई भी अगर हमारे पास कोई चार्ज है क्यू और उससे r डिस्टेंस पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, किसी भी क्यू चार्ज के कारण उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? k q बाई r स्क्वायर। पता है ना सभी को? किसी भी क्यू चार्ज के कारण उससे r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? k q बाई r स्क्वायर। तो देखो भाई यहाँ ये चार्ज क्यू है और वो जो सरफेस है वो r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? k q बाई r स्क्वायर। और ये इसको क्रॉस करके यहाँ पे जा रही है। तो हम देखें यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? E है इस क्यू चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितना होता है? k q बाई r स्क्वायर। अगर आप k की वैल्यू भी रखते हो तो k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, k की वैल्यू है, तो आप यहाँ भी k की वैल्यू साथ लेके चल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने किसकी वैल्यू रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस क्यू चार्ज का यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इनटू ds। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये जो वैल्यू है इस चार्ज की r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये फिक्स है, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है और r ये डिस्टेंस ये फिक्स है। तो हम इसको आगे करें तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और क्या रह गया? ds। देखो स्टूडेंट्स, ds क्या है? ये एक छोटा सा सरफेस एरिया, और ds का ये क्या है? इंटीग्रेशन। यानी कि ऐसे ऐसे जितने भी सरफेस होंगे, जैसे फुटबॉल में मैं बता था कि एक छोटा सा टुकड़ा है और फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं, उनकी सिलाई करके पूरी फुटबॉल का सरफेस बना रखा है। तो ऐसे ऐसे जितने भी सरफेसेस हैं उन सभी का इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस एरिया, पूरा का पूरा सरफेस एरिया, तो वो है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो फाई जो है वो कितना है स्टूडेंट्स? q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और क्या आपको पता है एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? यस, कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचा कितना बचा? q बाई एप्सिलॉन नॉट है, q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q। और यही था ना दोस्तों कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा गॉस थ्योरम। ठीक है, अब मैं गॉस थ्योरम पे बहुत छोटे छोटे एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपसे, वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लिया हमारे पास एक सरफेस है, ये मान लिया S1, और एक सरफेस है ये मान लिया S2। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां चार्ज रखा है इसके अंदर +2 कूलम या +2 Q,
इस सरफेस के अंदर -3 या -q, और यहां रखा है स्टूडेंट्स +3q यहां पे। तो एक पॉइंट है मान लो ये, एक पॉइंट है ये, ठीक है। अब हमसे कहा है, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, एक सरफेस ये है S1 और एक सरफेस है ये S2। S2 में आपने दो चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है, एक तो -q ये और एक +2q यहां पे, और एक चार्ज है यहां पे जो S2 से बाहर है, S1 के अंदर है +3q। तो मान लिया स्टूडेंट्स इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो φ1 है, और ये जो सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 है। तो हमसे क्वेश्चन कर लिया कि बताइए व्हाट इज द रेशियो φ1 एंड φ2, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो फाइंड आउट करिए। तो स्टूडेंट्स देखो φ1 क्या है, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, बाहर वाले सरफेस का। और वो थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, उसके अंदर जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है उसका 1/ε0 टाइम्स, यानी कि पहले अगर मैं φ1 कैलकुलेट करूं तो क्या होगा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट, टोटल चार्ज। तो इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये भी है, ये भी है और ये भी है स्टूडेंट्स, इस सरफेस के तो अंदर ही नहीं हो, ठीक है। ये भी इसके, इस सरफेस के अंदर 3q भी है और ये दोनों भी इसके अंदर ही है। तो फिर टोटल चार्ज कितना हुआ +3q +2q कितना हुआ 5q, और ये -q है तो ये माइनस हो जाएगा तो 4q, तो ये आ जाएगा 4q। यानी कि इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्टूडेंट्स वो आ गया 4q/ε0। बात करते सेकंड सरफेस की, इस सरफेस की, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है +2q और -q, ऐड करना 2 + 1 माइनस, तो क्या आएगा q बच गया, क्या आ गया q/ε0। तो अब अगर आप इनका रेशियो लेते हो φ1/φ2, तो क्योंकि इसका ये 4 टाइम है तो सीधा रेशियो क्या आ जाएगा 4:1। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर स्टूडेंट्स मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूं। आपको एक सीट दे दी गई, एक सीट दे दी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सीट जो है स्क्वायर शेप की है यानी, और इसकी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर ये है तो 10 सेंटीमीटर ही ये है। ये जमीन पे रखिए आप, यूं मान लो ऐसे रखिए, और इससे एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर ऊपर हमने कोई चार्ज रखा है क्यों, हमसे कह दे स्टूडेंट्स कि इस सीट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, इस सीट, ये जो सीट है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सीट। तो स्टूडेंट्स ऐसे में हमें लगेगा कि पता नहीं चार्ज तो हमें दिया ही नहीं, क्या करें, और ये तो क्लोज्ड भी नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको एज्यूम कर सकते हैं एक क्यूब की
एक फेस। स्टूडेंट्स एक क्यूब जो होता है, एक जो क्यूब होता है उसके 6 फेसेस होते हैं, 1 2 ऊपर नीचे आगे और पीछे, है ना। जो क्यूब होता है ये ये 6 फेस है। और हमने कौन सा, हमने यहाँ पे ये वाला दिखा रखा है, ये वाला नीचे वाला, ठीक है, या ऊपर वाला कह सकते ये, और ये चार्ज है क्यूब यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसके 6 फेसेस होते तो फिर इस क्यूब का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता, अगर 6 फेसेस होते तो इस पूरे क्यूब का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता, क्योंकि इसके अंदर तो क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इसकी जो दीवारों को कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करके जाती, वो हम कहते हैं कि वो होती है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। कि इसके जो फेसेस हैं 6 के 6 फेसेस को मिला के टोटल इतनी इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करके जाती है, अगर 6 फेस हैं तो, ठीक है। अब ये 6 नहीं है तो एक फेस है, ठीक है। 6 अगर फेसेस होते, 6 फेसेस होते तो, क्योंकि क्यू चार्ज उसके अंदर आता और फिर क्या होता भाई, उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या होता, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। तो इस पूरे क्यूब का यानी कि 6 की 6 दीवारों को इतनी लाइंस क्रॉस करती, और ये एक दीवार है तो फिर इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मान लिया 5 वो इसका छठा हिस्सा रह जाएगा। 6 दीवारों को अगर इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस करता है तो एक को कितना करेगा, इसका छठा हिस्सा, Q/ε0, इतना जो है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में गॉस थ्योरम से रिलेटेड और भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। भाई आप ये जरूर ध्यान से समझना, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान के चलना इसको, और इसको बार बार देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आपको मैं अपना नंबर शायद अधिकतर को पता भी होगा, नहीं है तो फिर मैं लिख देता हूँ 9034765265, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।